हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुपरविज़न, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सुपरविज़न कवर कर लिया है और फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सुपरविज़न क्या है? द वर्ड सुपरविज़न कंसिस्ट टू पार्ट, सुपर एंड विज़न. Super means over and above, and vision is the art of seeing object or viewing mental image or looking over. ठीक है, सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द सबॉर्डिनेट एट वर्क, यानी कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो कि भाई वो गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, जो भी प्रोसेस, जो भी ऑर्डर, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए हैं उनको आप क्या एग्जामिन कर रहे हो बाय योर सुपरविजन. ठीक है, तो सुपरवाइजर क्या कर रहा है? viewing, overseeing और subordinate at work, that is supervision. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Supervision means overseeing the subordinate at work. Okay, as well as we can also say that it involve face to face contact between the supervisor and his subordinate. ओके, तो जो सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट है उनके बीच क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है. और जो एक ऑब्जेक्टिव है, द एम ऑफ सुपरविजन इज टू इंश्योर द सबॉर्डिनेट वर्क एफिशिएंसी. ठीक है, यानी कि जो भी सुपरवाइजर है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए वो उनको सुपरवाइज कर रहा है, ताकि वो अपने पॉजिटिव एफर्ट्स को यूज़ करते हुए फाइनली जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है या फिर जो भी उनको टास्क दिया गया है उसको गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करें. ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सुपरविजन. उसके बाद फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर में मैंने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग एक्टिविटी. जो सुपरवाइजर है एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करता है. डिवीजन ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर के द्वारा ही की जाती हैं एक तरीके से. ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस. वो आपको इंस्ट्रक्शन भी देता है, वो आपको गाइड भी करता है भी क्या किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से अपने जो भी हमारा आउटपुट है या फिर जो भी हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करना है. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर. मोटिवेशन, लिंकिंग पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. ओके, और रिपोर्टिंग, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सुपरवाइजर का. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उसका रिपोर्टिंग में जाता है, पेपर वर्क में जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन, यानी कि अगर आप एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होंगे, वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं आज के इस सेशन में. ठीक है, the 5 principles should be viewed as a guide to assist the supervisors, not as law as a follow without exception. Okay, so first one is parity principle. Okay, this principle states that authority and responsibility must coincide. The supervisor must give employee the authority they need to do their job. ओके, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरिटी प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं. मीन्स टू से सुपरवाइजर मस्ट गिव एम्प्लॉय द अथॉरिटी दे नीड टू डू देयर जॉब. यानी कि अगर मैं किसी को टास्क असाइन कर रहा हूँ तो मुझे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या है, अथॉरिटी भी क्या है, देनी होगी. ओके, तभी वो क्या होगा, फ्री होके अपना टास्क कंप्लीट कर सकता है और अपना जो भी उसके फंक्शंस है उसको परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय कैन एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर देयर दोज एरिया विद इन देयर अथॉरिटी. ओके, सो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इफ एन एम्प्लॉय टू एज्यूम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन द सुपरवाइजर मस्ट गिव द एम्प्लॉय सफिशिएंट अथॉरिटी. ओके, अगर मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा हूँ तो सुपरवाइजर को मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी असाइन करनी चाहिए.
ठीक है, तभी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर सकता हूँ, बेयर कर सकता हूँ। देन द सुपरवाइजर मस्ट गिव द एम्प्लॉय सफिशिएंट अथॉरिटी टू डू मीट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पेरिटी प्रिंसिपल। ओके, यानी कि सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सुपरवाइजर अगर अपने वर्कर्स को कोई भी टास्क दे रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी होगी। पहला प्रिंसिपल यही है। सेकंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ थोड़ा कंटेंट। Authority and responsibility must coincide. The supervisor must give employees the authority they need to do job। ओके, सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ command principle। This principle states that an employee should have an one and only one immediate boss at the given time। ठीक है, यानी कि सेकंड जो प्रिंसिपल है वो यूनिटी ऑफ कमांड है। इसमें हम बात करें कि भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनका वन टाइम में एक ही बॉस होना चाहिए। एक टाइम में वो किसी एक ही बॉस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो कि जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं। तो वही चीज इस प्रिंसिपल में हम डिस्कस कर रहे हैं। द प्रिंसिपल स्टेट दैट एन एम्प्लॉय शुड हैव वन एंड only one immediate boss at a given time। ठीक है, in situations where employee are shared such an employee should report only one manager at the one task for which he or she responsible। ओके, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल states that an employee should have one and only one boss at a given time। ओके, यानी कि एक टाइम में एक ही बॉस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ एक से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा लोगों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो वहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और कभी भी हम अपने टाइम पीरियड के हिसाब से अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद जो थर्ड वन प्रिंसिपल है स्टूडेंट वो है स्केलर प्रिंसिपल। This principle states that authority flow one link at a time from the top to the organization to the bottom। ठीक है, यानी कि जो भी अथॉरिटी फ्लो हो रही है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो रही है। और सेकंड चीज, वन लिंक एट अ टाइम। ओके, द स्केलर प्रिंसिपल इज ऑल्सो रेफर्ड द चेन ऑफ कमांड, यानी कि एक चेन में हम लोग क्या है काम करेंगे।
ओके, यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है तो पहले वो टॉप से मिडल की तरफ जाएगी, फिर मिडल से फिर बॉटम की तरफ आएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, ठीक है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम पास आउट कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन पहले टॉप से मिडल लेवल, फिर मिडल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होगी। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं स्केलर प्रिंसिपल में। द स्केलर प्रिंसिपल इज ऑल्सो रेफर्ड एज द चेन ऑफ कमांड। Violation of the scalar principle occur when one or more link in the chain of command are bypassed. ओके, तो इस तरीके से क्या है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं और वहाँ पे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो एक्चुअल वे है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो रेलिवेंसी है, जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन की बात करी है, इसी के हिसाब से कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो स्केलर चेन में ही क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अथॉरिटी फ्लो वन लिंक एट अ टाइम from the top of the organization to the bottom. From the top of organization to bottom, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगर कोई सुपरवाइजर सुपरविजन कर रहा है तो उसके अंडर में कुछ मिनिमम एम्प्लॉय वर्कर्स ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा वर्कर्स को, नंबर ऑफ वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ प्रिंसिपल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है। द स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल्स refers to the number of employee a supervisor can effectively manage. ओके, इतने वर्कर्स होने चाहिए ताकि जितनों को वो इफेक्टिवली मैनेज कर सके। ओके, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज थॉट टू बी 5 or 7. Okay, practitioners experience many situations in which this was not in the case. ओके, तो एक तरीके से क्या है, हम हमारी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, हमारी कित पावर, हमारी एकदम कंट्रोलिंग पावर पे भी डिपेंड करता है कि भाई हम एक बार में कितने वर्कर्स को सुपरवाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो स्पैन ऑफ प्रिंसिपल यही है, द स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल refers to number of employee a supervisor can effectively manage. ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। जैसे कि सपोज आपके अंडर में अगर जो भी टीम मेंबर है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आपको उनके एफर्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप उनसे काम तो ले रहे हो लेकिन उसका कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है या फिर उसका कोई भी वैल्यू वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको 5 या 6 लोग दिए गए हैं काम करने के लिए तो आप उनसे पॉजिटिवली काम करवाएंगे। ओके, उनके एफर्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। अगर उन्हें इंस्पायर और मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप उनको मोटिवेट करेंगे ताकि विलिंगली वो काम करें और क्वालिटेटिव आउटपुट को जनरेट करें, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।